नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले पर फूटा जन आक्रोश। दुर्गापुर में होटल बंद करने की मांग को लेकर नागरिक समाज का प्रदर्शन। आसनसोल के बाराबनी में डीबीसी का अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। विधायक के हस्तक्षेप से मिली 1 माह की राहत। डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल परीक्षण से बढ़ी भारत की ताकत। शेयर बाजार में जोरदार उछाल। रुपए को मिली मजबूती। वैश्विक तेल कंपनियों में गिरावट का असर। झारखंड में मानसून की एंट्री। 16 जिलों में भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की। आपको बता दें कि शहर के एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद पूरे दुर्गापुर में आक्रोश का माहौल है। बता दें कि घटना को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज के लोगों ने सोमवार देर शाम होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी गंभीर घटना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उनका आरोप है कि होटल प्रबंधन की लापरवाही अथवा मिलीभगत के बिना इस तरह की वारदात संभव नहीं है। इसलिए केवल आरोपियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि मामले से जुड़े हर व्यक्ति की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साफ तौर पर पुलिस के अनुसार मामले की जांच के दौरान होटल प्रबंधक, पीड़िता की एक सहेली सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बता दें कि घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच लगातार नाराजगी देखी जा रही है। साफ तौर पर नागरिक समाज ने स्पष्ट किया कि पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आप भी सुने क्या कुछ कहना है उनका। যে দুর্গাপুরে এই নিয়ে আইকিউসিটির পর এই নিয়ে দ্বিতীয় ধর্ষণ এবং এই নাবালিকা ছাত্রী, সে একটা স্কুল স্টুডেন্ট, তার উপরে পাশবিক গ্যাংরেপ হয়েছে এবং এটা আমরা মনে করি একটা সংগঠিত অপরাধ। দুর্গাপুরের বুকে এর আগে এই ধরনের ঘটনা আমরা অন্তত আমার লাইফে আমরা চাক্ষুষ করিনি। আজকে চিন্তা করুন, একটা ছাত্রী, তার পুরো ফিউচার, আগামী দিনের ফিউচারটাকে নষ্ট করে দেওয়া হলো। এই হোটেলটার পজিশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, স্বাভাবিকভাবে অন্ধকার। সাধারণত দুর্গাপুরে যারা কেউ যদি বাইরে থেকে স্টে করতে আসে বা বিভিন্ন জায়গায় যারা আসে, তারা তো সিটি সেন্টারের মধ্যে থাকবে। এই হোটেলে একটা ছাত্রীকে নিয়ে আসা হলো এবং সেখান থেকে রুম দেওয়া হয়েছে এবং রুম দেওয়া শুধু তাই নয়, রুম দেওয়ার পর যে অত্যাচার হয়েছে সেখান থেকে এরা বার করে, এরা 9টার মধ্যে বেরিয়ে গেছে। তাহলে এই যে ব্যাপারটা, যে 4-5 জন মিলে এলো, একটা ছাত্রীকে নিয়ে রুমে থাকলো একজন মহিলার সাথে এবং সেখানে গ্যাংরেপ হয়ে গেল, হোটেল কর্তৃপক্ষ জানে না, হোটেলের সহায়তা নেই, এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না সাধারণ মানুষ হিসাবে। কারণ এটা একটা তো এইখানেই ঘটনাটা ঘটেছিল, যাতে মানুষের মনে সেই রিয়াকশনটা হয়, তাই জন্য হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কারণ এরকম হোটেল তো আমাদের দুর্গাপুরে ছিল না। আমরা দুর্গাপুরে অনেক ছোটবেলা থেকে এখানে বড় হয়েছি, এরকম হোটেল ছিল না। সবাই খুবই ভালো পরিবেশ দুর্গাপুরে, সেই জন্য দুর্গাপুরে সবাই বাড়ি করতে চায়। সবাই এখানে মেয়ে বউরা এখানে থেকে বাচ্চাদের পড়াশুনো শেখায়। এখানে এত সুন্দর পরিবেশ ছিল, সামাজিক বোধটা এখানে এতটাই ভালো ছিল। কিন্তু সেখানে এরকম ঘটনা এটা এই প্রথম। এরকম বাইরে থেকে এসে এইভাবে হোটেল খোলা, হোটেলও দুর্গাপুরে আগে এরকম ছিল না। সেই হোটেলে এসে এরকম অসামাজিক কাজকর্ম, এগুলো দুর্গাপুরে প্রথম। এই প্রথম থেকেই যদি আমরা অন্যায়টাকে রুখে দিতে পারি। जो बिल्कुल साफ तौर पर आप सुन पा रहे थे किस कदर कहीं ना कहीं दुर्गापुर में नाराजगी देखने को मिल रही है और लोग लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन यूं ही बरकरार रहेगा। ऐसे में सीधे
हमारे साथ दुर्गापुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, बताएं क्या कुछ मामला था और साफ तौर पर सड़कों पर अब आंदोलन देखने को मिल रहा है। जी, एकदम सही बात है। जो घटना घटी थी, ये घटना इसी महीने की 8 तारीख को घटी थी दुर्गापुर में। एक स्कूल छात्री जिसको उनके सहेली ने एक होटल में ले जाकर के और 4 लड़कों के में बीच छोड़ के वो लड़की भाग गई थी। फिर सामूहिक बलात्कार की खबर सामने आया। उसके बाद पुलिस जांच शुरू किया तो होटल मैनेजर समेत और लड़की की सहेली और 4 बंदों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के जांच अभी जारी है। फिर ये उसी बात को लेकर के कल शाम को दुर्गापुर के नागरिक समाज के लोगों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि खाली गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। उनके विरुद्ध सख्त सजा की मांग की गई है और जो होटल में ऐसे काम हुआ है तुरंत वो होटल का लाइसेंस और होटल बंद करने की दावा भी कर चुके हैं दुर्गापुर नागरिक समाज के लोगों ने। जी बिल्कुल सोमनाथ, कहीं ना कहीं दावा किए जा रहे हैं और आक्रोश दिख रहा है। ऐसे में क्या कहिएगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पहले ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन यह बेहद ही चिंताजनक माहौल है और एक होटल के आड़ में ऐसे गलत काम किए जा रहे हैं। जी, जैसे कि दुर्गापुर में इससे पहले भी IQ सिटी मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ ऐसे ही बलात्कार का घटना सामने आया था। कोलकाता आरजीकर के बाद दुर्गापुर IQ सिटी, उसके बाद ये नाबालिग के साथ जो घटना घटा है दुर्गापुर में ये पहली बार हुआ है। नागरिक समाज का दावा है तुरंत ऐसा हालत अगर चलता रहा तो आने वाले दिन में दुर्गापुर का हालत और खराब हो सकता है। इसीलिए नागरिक समाज ने दावी उठाया तुरंत जो इसके आरोपी है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त सजा की व्यवस्था करे प्रशासन। और ये जैसे ये होटल है, इस तरह इस होटल के अगेंस्ट में जांच किया जाए तो इससे पहले भी हो सकता है होटल में ऐसा कांड हो चुका है। पुलिस जांच करे और तुरंत ये होटल बंद करने का दावा उठाया है नागरिक समाज ने। कुल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ। तो साफ तौर पर नागरिक समाज ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि होटल के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल पुलिस ने तमाम जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अब आगे की प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई तय की जाएगी। ये तो बात रही बंगाल के दुर्गापुर की, लेकिन जो अगली खबर है वो राजधानी रांची से आई है। आपको बता दें कि पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र में हुए 15 लाख रुपए के जेवरात चोरी कांड का सफल उद्भेदन करते हुए गिरोह के सरगना शेख अफरोज उर्फ पुट्टीलाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई आपराधिक मामलों में पहले से शामिल रहा। बता दें कि जांच के दौरान चोरी के जेवर खरीदने के आरोप में लोवाडी स्थित एक ज्वेलर संचालन को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छापेमारी में 212 ग्राम सोना, 18 किलो चांदी, 1 लाख रुपए नगद, एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है पुलिस का। देखिए, बीते कुछ दिन पूर्व 27 मई 2026 को नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति हैं दीपक कुमार उर्फ पिंटू, उनके घर पर चोरी कर ली गई थी और जो उनके आलोक में ही FIR रजिस्टर किया गया था और FIR में बताया गया था कि तकरीबन 15 लाख रुपए की चोरी की गई है। चूंकि ये घटना काफ़ी गंभीर थी तो इसको देखते वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया था, जिसमें DSP हेडक्वार्टर 1, थाना प्रभारी नामकुम और अन्य पदाधिकारी जो नामकुम थाना के हैं वो सभी मौजूद थे। और इस SIT की टीम के द्वारा जब जगह जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी CCTVs हैं और CCTV के अलावा जितने फिजिकल एविडेंसेस हैं और टेक्निकल एविडेंसेस हैं उनका एग्जामिनेशन किया गया। उसके बाद इस टीम को पता चला कि जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेख अफरोज उर्फ पुट्टीलाल उर्फ अहमद राजा, जिसकी उम्र तकरीबन 24 वर्ष की है और वो नामकुम थाना का ही रहने वाला है। 27 मई को जो घटना घटित हुई थी उसमें इसकी संलिप्तता थी और इसने ही वह घटना की थी अपने 2 या 3 सहयोगी के साथ मिलके। और जो इसने चीज़ें वहाँ से चुराई थी, सोने और चांदी की चीज़ें चुराई थी, उसने इसे ले जाकर एक दुकान जिसका नाम है महारानी ज्वेलर्स, जिसके मालिक हैं कृष्णा, उनके पास ले जाकर बेच दी थी। बेचने के उपरांत इसने तकरीबन 7 या 8 लाख रुपए में वो सारी की सारी चीज़ें बेची थी।
और इसके द्वारा यह भी बताया गया ये पहली घटना नहीं थी कि जिसमें इसने सामान चोरी किया और जो कृष्णा है महारानी ज्वेलर्स के मालिक उनको ये चीज़ दी है। पूर्व में भी काफ़ी घटनाएं हैं जो इसके द्वारा कारित की गई थी। देते थे गलाने के बाद उसे नए इक्विपमेंट्स या फिर नई सोने या चांदी की चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते थे। तो जितनी भी हम लोग को जब्ती मिली है वहाँ से वैसा बिल्कुल जो ओरिजिनल चीज़ थी उनकी सोने या चांदी की वह नहीं मिल पाई है, बट उसको गलाने के उपरांत जो भी नई चीज़ें बनाई गई वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से जब्त कर लिया। जब्ती में आप लोग को बताना चाहेंगे तकरीबन 212 ग्राम के आसपास हम लोगों ने सोना जब्त किया है, 18 किलोग्राम चांदी है, 1 लाख रुपए कैश है, एक देसी पिस्टल जो मैंने आपको बताया कि जो कुट्टी लाल है वो हमेशा लेकर चलता था, 3 गोलियां हैं, एक घड़ी है, एक मोबाइल फ़ोन है। तो तकरीबन अगर आप इसकी वैल्यू निकालिएगा प्रेजेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से तो तकरीबन इसकी वैल्यू आती है 70 से 75 लाख के बीच में। तो एक तरह से आदतन अपराधी था और तकरीबन इसके ऊपर 15 कांड ऑलरेडी दर्ज है। जी बिल्कुल। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी स्वदेशी सैन्य क्षमता को नई मजबूती दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा तट से लंबी दूरी की इमारत क्षमता वाली लैंड अटैक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य को सटीकता के साथ भेदते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। DRDO के अनुसार यह अत्याधुनिक मिसाइल लंबी दूरी तक दुश्मन के रणनीति ठिकानों पर बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल के मार्गदर्शन, नेगोशिएशन और नियंत्रण प्रणाली समेत सभी प्रमुख तकनीकी मानकों का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया। इस सफलता से भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को नई पहचान मिली है। बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारतीय सशस्त्र बलों की मारक क्षमता और रणनीतिक ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों के विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम मानी जा रही है। बात करेंगे कहीं ना कहीं शेयर बाजार को लेकर। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार और रुपए में सोमवार को शानदार मजबूती देखने को मिली है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता की दिशा में बढ़ती सहमति तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रीट के खुले रहने की खबर से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इसका सीधा लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों को मिला है। बता दें कि बाजार खुलते ही निवेशकों में उत्साह दिखाई दिया और सेंसेक्स 436 अंकों की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने भी उल्लेखनीय तेजी दर्ज की है। वहीं भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 58 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ, जिससे विदेशी व्यापार और आयात क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। साफ तौर पर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने से आयात बिल घटता है, महंगाई पर दबाव कम होता है और रुपए को मजबूती मिलती है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। आपको बता दें कि शेयर बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिलता है। बाजार विश्लेषज्ञों ने साफ तौर पर कहा है कि यदि वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव कम रहता है और तेल की कीमतें नियंत्रण बनी रहती है तो आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में सकारात्मक माहौल जारी रह सकता है। निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, IT और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में जमकर खरीदारी की है, जिससे प्रमुख सूचकांक को मजबूती मिली है। रुख एक बार फिर पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल के बाराबनी के लेफ्ट बैंक क्षेत्र में DVC ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। दरअसल भारी पुलिस बल और बुलडोजर की मौजूदगी में 110 आवासों को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसके तहत 5 आवासों को ध्वस्त भी कर दिया गया। लेकिन अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई से इलाके में रहने वाले लोगों के बीच चिंता और विरोध का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही बाराबनी विधायक अरिजीत रॉय मौके पर पहुंचे और DVC अधिकारियों के साथ बातचीत कर प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सामने रखा। विधायक के अनुरोध पर प्रशासन ने फिलहाल लोगों को वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के लिए 1 महीने का समय देने का निर्णय लिया है। DVC अधिकारियों के अनुसार 110 आवासों को हटाने के बाद उक्त भूमि पर एक आधुनिक और आकर्षक पार्क विकसित करने की योजना है। विधायक के हस्तक्षेप से फिलहाल
सैकड़ों परिवारों के अस्थायी राहत मिली है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। आप भी सुने क्या कुछ कहना है विधायक का। দিন ধরে বলা হয়েছে, নোটিশ করা হয়েছে, এগুলো তো সব জানেন ইলিগাল এইভাবে আছে। তো এবারে সরকার যে পলিসি নিয়েছে সেগুলো ইলিগাল এইভাবে তো দীর্ঘদিন হতে পারে না, অনন্তকাল। তো ওদের মাসখানেক আগে নোটিশ দিয়েছে, 1 মাস হয়ে গেল। তো সেই নোটিশ হিসাবে আজকে এই কোয়ার্টারগুলো যখন ভাঙতে এসছে, তো যাই হয় ওরা এলাকার বাসিন্দা আমাকে যোগাযোগ করে। তো আমি নিজে এসে এলাম, আমি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম যে আরও কিছুটা সময় দেন, যাতে ওনারা নিজেদের বাড়ি থেকে একটা সঠিক জায়গায় গিয়ে মানে বসতে পারে বা কোনো বাড়ি ভাড়া টাড়া নিয়েও এখন আপাতত থাকতে পারে। তার জন্য কিছুটা আমি ডিবিসি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম, কিছুটা আরও 1 মাস সময়, এটা এখন ওদেরকে যাতে কোনোভাবে। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप विधायक को सुन पा रहे थे, तो सीधे हम आपको ले चलते हैं आसनसोल अपने सहयोगी रिक्की के पास। तो रिक्की बताएं क्या कुछ मामला था और विधायक के हस्तक्षेप के बाद क्या कुछ डीवीसी ने आश्वासन दिया है। जी बिल्कुल रिक्की से हमारी बात नहीं हो पा रही है, हम फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार डीवीसी के अतिक्रमण अभियान के दौरान विधायक की मौजूदगी के बाद क्या कुछ लोगों को राहत दिया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि वहां पर 110 आवास थे और इसी बीच कहीं ना कहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया था, लेकिन लोगों का लगातार विरोध देखने को मिला था। तो विक्की एक बार फिर हमारे साथ रिक्की जुड़ चुके हैं। तो रिक्की बताएं क्या कुछ आश्वासन मिला है डीवीसी की ओर से, क्योंकि लगातार अभियान शुरू किया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, विधायक भी पहुंचे और विधायक की मौजूदगी में कहीं ना कहीं लोगों को राहत दी गई है। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो बताएं क्या कुछ राहत दी गई है डीवीसी की ओर से। डीवीसी ओर से बाराबनी विधायक अरजीत राय ने जब जाकर के ये डीवीसी के अधिकारियों लोग से बात की गई, उसके बाद से 1 महीना की मोहलत दी गई, जिससे वहां के वासियों लोगों की मोहलत 1 महीने के लिए मिली, जिससे वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। और डीवीसी लोगों का कहना है इन लोगों को जो लोग आवास पर रह रहे थे बिना बेदखल से जिनका हम लोग 110 आवासों को हटाने के ये रहेगा। उसके बाद से कल देखा गया कि जब आवासों पर बिल्डोजर चलने की आई, तभी बाराबनी विधायक अरजीत राय ने जाकर के डीवीसी के अधिकारी से बात की, जिसके बाद 1 महीने की मोहलत दी गई। अभी रिक्की हम आपसे जानना चाहेंगे कि साफ तौर पर ये 110 जो परिवार है, 110 जो घर है, वहां पर लोग रह रहे हैं, कितने समय से लोग रह रहे हैं, ये जमीन डीवीसी की है, लोग कैसे यहाँ पर क्या अतिक्रमण करके रह रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आ रही है। ये 110 परिवार जो रह रहे थे बहुतों साल से रह रहे हैं, जिसमें डीवीसी के क्वार्टर भी है। कुछ लोग ऐसे घर बना के रह रहे थे, झोपड़ी बना करके रह रहे थे। डीवीसी के अधिकारियों लोग का कहना है कि हम लोग कई बार इन लोग को नोटिस दी गई, नोटिस देने के बाद भी ये लोग कोई भी ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके कारण लास्ट में हम लोगों को एक बुलडोजर और डीवीसी के अधिकारियों लोगों ने कितने बार नोटिस देने के बाद भी जब खाली नहीं की गई, तो लास्ट में बिल्डोजर के सहारा लेकर के कल देखा गया बिल्डोजर और पुलिस तैनात लेकर के और डीवीसी की सुरक्षा बल लेके वहां पहुंचे। लेफ्ट बैंक के डीवीसी के क्वार्टर और आवासों पर बुलडोजर चलाने लगे, तो तभी बाराबनी के विधायक अरजीत राय ने पहुंचे वहां पर और डीवीसी के अधिकारी से जब बात की गई तो 1 महीने की मोहलत दी गई और कहा गया कि 1 महीने में आप लोग यहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए, जहां आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रिक्की। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे, वहाँ पर तमाम सरकारी क्वार्टर्स में भी लोग रह रहे थे और झुग्गी झोपड़ी बना के लोग रह रहे थे। लगातार ऐसी बातें सामने आ रही कि उन्हें नोटिस जो है वो दिया जा रहा था, लेकिन बावजूद वो कहीं ना कहीं उस नोटिस का पालन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन डीवीसी का जो बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, लेकिन वहाँ पर विधायक पहुंचे और विधायक की बात के बाद कहीं ना कहीं 1 महीने की राहत दी गई है उन्हें। अब बात करेंगे हम आसनसोल के बाद मौसम की। आपको बता दें कि मानसून की दस्तक के साथ ही झारखंड में मौसम ने करवट ले ली। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। दरअसल मौसम विभाग ने
रांची समेत 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बात करें तो अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के सक्रिय होने से राज्य में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी। खास तौर पर रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग समेत कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने की भी आशंका जताई गई है। रुक करेंगे पलामू जिले का। आपको बता दें कि जिले के पांडु थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान हुए आपसी विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर 3 अपराधियों ने एक व्यक्ति की पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा करते हुए विश्रामपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चिरंजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड के एक आरोपी उमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी और मुख्य आरोपी उमेश सिंह के बयान के अनुसार घटना की रात सभी आरोपी और मृतक एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान ही दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है पुलिस का। दिनांक 9/5/26 को बेलहारा जंगल पांडु थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक अज्ञात बॉडी मिला था, तो उस पे पांडु थाना के ही एएसआई प्रेम रंजन कुमार सिंह के बयान पे हम लोग उसमें हत्या का एक एफआईआर दर्ज किए थे और बाद में उस हत्या का जो अज्ञात व्यक्ति था उसका पहचान जयनारायण यादव उर्फ विशाल यादव, जो कि सुखी, कव्वल और छतरपुर थाना छतरपुर पलामू के रहने वाले थे। तो उसी में तकनीकी साक्ष्य मानवीय सूचना से पता चला कि उसका जो हत्या है 3 व्यक्ति, जिसमें उमेश सिंह, अभिषेक सिंह और विकास सिंह, ये तीनों साथ में गए थे और वहाँ पे ये लोग तीनों साथ में आपस में शराब भी पिए और उसके बाद फिर इन लोग के बीच विवाद हुआ। उसी में मारपीट वगैरह में फिर इसको पत्थर से कूच के इनका हत्या कर दिया गया। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।